हेलो एवरीवन। मैं डॉक्टर अंजलि श्रीवास्तव और ये मेरा यूट्यूब चैनल आदर्श आलिया। आज हम देख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस पार्ट 2। पार्ट 1 हमने देखा जिसमें हमने बेसिक्स ऑफ मेंडलिज्म के पहले जेनेटिक्स क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशंस क्या है, हेरिडिटी क्या है, ये हमने जैसे पहले भी डिस्कस किया था कि हम एक ही प्रेजेंटेशन, मेरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जो मैंने बनाया था वो इंक्लूडिंग ऑल दीज थिंग्स था। सारे टॉपिक्स को मैंने सोचा था कि वन शॉट में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस खत्म करूं, पर पहला जो इंट्रोडक्टरी वीडियो था वही 1 घंटे से ऊपर का हो गया है। तो इसको मैंने 3 भागों में बांट दिया है इस पूरे प्रेजेंटेशन को। पहला पार्ट हमने देखा जिसमें हमने देखा कि टर्मिनोलॉजीज क्या है, इनहेरिटेंस क्या है, वेरिएशंस क्या है, टर्म्स क्या है, जीन्स, एलील्स, होमोलॉगस क्रोमोसोम, हेट्रोलॉगस क्रोमोसोम्स, होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ऑर्गेनिजम्स, फिनोटाइप, जीनोटाइप, सारी चीजें हम देखते हुए आए। जेनेटिक्स में ग्रेगर जॉन मेंडल ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट्स किए, वो फादर ऑफ जेनेटिक्स उनको क्यों कहा गया, ये सारी चीजें हम देखते हुए आए हैं। आज हम देखने जा रहे हैं these all things we have already covered now। अब जो हमारा आज का टॉपिक है, हम जनरल टर्मिनोलॉजीज देख चुके। ग्रेगर जॉन मेंडल कौन थे, उनके वर्क्स का इम्पोर्टेंस क्या है, कैसे उनकी बेसिस पे उनको रिकॉग्निशन कब नहीं मिला, कब मिला, मोनो हाइब्रिड क्रॉस क्या है, डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या है, मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स के लिए किन किन थियरीज को अपनाया, कैसे एक्सपेरिमेंट्स किया, इमैस्कुलेशन, बैगिंग, ये सारी चीजें हम देखते हुए आए हैं। आज हम अब शुरू करते हैं इनहेरिटेंस, ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसमें एक कैरेक्टर को कंसिडर किया गया और F1 F2 जनरेशन में 1:2:1 जीनोटाइप में मिला और 3:1 का रेशियो फिनोटाइप में मिला था इसका। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। ये डाई हाइब्रिड क्रॉस, इसमें 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए और इसमें जो फाइनल रेशियो मिला F2 जनरेशन में इट वॉज 9:3:3:1। ये सारे डिटेल्स हम देख चुके हैं। ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस एंड डाई हाइब्रिड क्रॉस के का कंपैरिजन यहाँ पे बहुत अच्छे से दिया हुआ है कि एक कैरेक्टर येलो एंड ग्रीन कलर ऑफ सीड्स को कंसिडर किया गया है। जैसे हमने पहले वीडियो में एक्सप्लेनेशंस देखा था टॉल एंड ड्वार्फनेस का, यहाँ पर दूसरा एग्जांपल लिया गया है, दूसरा ट्रेट लिया गया है, कलर ऑफ सीड येलो एंड ग्रीन। ईच होमोजाइगस प्रेजेंट। अब ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस हम बहुत डिटेल में देख चुके हैं। होमोजाइगस येलो है प्योर ब्रीड, होमोजाइगस ग्रीन है प्योर ब्रीड। इसको हमने देखा है F1 में जो मेंडल ने करेक्ट एक्सपेरिमेंट्स कंडक्ट कराए, इनकी पॉलिनेशन कराई, हाइब्रिड्स की सेल्फ पॉलिनेशन कराई, तो हाइब्रिड्स मिले जिनमें सारे डोमिनेंट कैरेक्टर अपीयर हुए, ऑल द सीड्स वर येलो। जबकि F2 जनरेशन में 3:1 का रेशियो आया, जिसको जीनोटाइप में 1:2:1 का रेशियो एक्सप्लेन किया मेंडल ने, और फिनोटाइप में ये रेशियो था 3:1। जबकि डाई हाइब्रिड क्रॉस, यहाँ पर 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए थे, येलो एंड राउंड, येलो कलर, राउंड शेप, और इसके कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स थे व्हाइट एंड wrinkled। व्हाइट में दिस इज द व्हाइट कैरेक्टर, ये व्हाइटनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कैरेक्टर है, कलर फ्लावर के व्हाइट कलर के लिए, और ये स्मॉल r इज फॉर द wrinkled शेप ऑफ द सीड्स। तो ये 2 कैरेक्टर कंसिडर किए गए और यहाँ पर आप जो रेशियो मिला F2 जनरेशन में, इट इज 9:3:3:1। ये रेशियो हम इसके पहले वीडियो में डिटेल्स इसका देख चुके हैं। नाउ आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। हमने यहाँ पे पहले बताया था कि हम मेरे जो हमारी इस वीडियो में प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस में हम जो देखने जा रहे हैं, ये इंट्रोडक्टरी पार्ट यहाँ कंटेंट में हम बल्कि हमें मेंशन करना चाहिए था, हम डाल दे सकते हैं। इंट्रोडक्शन हम देख चुके हैं, कंटेंट में सबसे पहला पार्ट था इंट्रोडक्शन, तो हम देख चुके हैं जिसमें हमने बहुत कुछ देखा।
बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज देखे, मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स। इंट्रोडक्शन हम कर चुके हैं, दिस पार्ट वी हैव डन। मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस आज हम करने जा रहे हैं। इंट्रोडक्शन वी हैव डन। टुडे इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस, जिन अपने एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पर, अपने सारे मेहनत, 7 साल की मेहनत, 9 जनरेशंस पर मेहनत और 7 कैरेक्टर्स को कंसिडर करके मेंडल ने कुछ पर्टिकुलर लॉज, प्रिंसिपल्स बनाए, जिनको हम प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस या लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कह सकते हैं। मेंडल के हिसाब से जो कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाते हैं वो हाथाजार्ड नहीं होते हैं, वो डेफिनेट पैटर्न फॉलो करते हैं। और उन पैटर्न्स को मेंडल ने, अब ये फिर मैं, हम तो पहले ही हमने देखा है कि ये जो मेंडल्स लॉज हैं, ये जब एग्जिस्टेंस में आए, एक्सेप्टेंस में आए, तो मेंडल का अस्तित्व तब नहीं था, मतलब मेंडल की डेथ हो चुकी थी। 18 सेंचुरी में मेंडल का जब काम हुआ, तब मेंडल के काम को उतना इम्पोर्टेंस नहीं मिला। और इसकी मुख्य वजह यह थी कि 18 सेंचुरी के लेट 18 सेंचुरी में इवोल्यूशन पर डार्विन ने डार्विनिज्म की ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का बुक पब्लिश कराया, और उसमें जो जो फाइंडिंग्स थे, उनके बेसिस पर इवोल्यूशन कैसे हुआ है, जिसके पहले लामार्किज्म पर काफी एक्सेप्टेंस मिला हुआ था, जो ये कहता है कि बहुत सारे कैरेक्टर्स एक्वायर होते जाते हैं एक इंडिविजुअल में, और वो चेंज जब उनमें होता है तो वो इनहेरिट हो जाता है, और इस तरह से इवोल्यूशन हुआ है। बट डार्विनिज्म ने इसके उलट बिल्कुल कहा कि वो, क्योंकि इस पर भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे, चूहों के पूंछ काट काट करके एक्सपेरिमेंट्स किए गए, और ये देखा गया कि किसी भी नेक्स्ट जनरेशन में कभी भी कटा हुआ पूंछ नहीं आया। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क था लामार्किज्म पर, जिसको बाद में डार्विनिज्म ने स्टडी की और बताया कि एक्चुअली आप आर्टिफिशियली अगर कोई कैरेक्टर चेंज हो जाता है तो वो इनहेरिट नहीं होता है, और उससे इवोल्यूशनरी चेंज नहीं आ सकते हैं। अगर इंडिविजुअल एटमॉस्फेयर के हिसाब से, एनवायरनमेंट के हिसाब से, अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से खुद को चेंजेस, खुद में अडाप्ट करें चेंजेस, तो वो चेंजेस इनहेरिटेड होते हैं। और इस तरह से इनहेरिटेंस और इवोल्यूशन के रिलेशनशिप को स्टैब्लिश किया गया, और तब डार्विन ने स्टैब्लिश किया थ्योरी ओरिजिन ऑफ स्पीसीज की बुक में कि एंसेस्टर्स, प्रिमिटिव एंसेस्टर्स से इवॉल्व्ड फॉर्म्स डेवलप किए हैं, जिसमें उनका सबसे ज्यादा फाइंडिंग ये था कि एप्स एंड मंकीज आर द एंसेस्टर्स ऑफ द ह्यूमन। और ये एक बहुत बड़ा हंगामे का वजह बना हुआ था, जिसकी वजह से मेंडल, जो बहुत एजुकेशनली बहुत जिसको बोल रहे हैं कि डिग्री लिए हुए, बहुत नॉन साइंटिफिक वर्ल्ड में उनका एक्नॉलेजमेंट नहीं था, तो उनकी फाइंडिंग्स हिडन रह गई, अनआइडेंटिफाइड रह गई, जिसको काफी बाद में रिकॉग्निशन मिला, जब 19 सेंचुरी में बेटसन, पनेट, सटन, टीएच मॉर्गन, काफी सारे जेनेटिसिस्ट आए, टैक्सोनॉमिस्ट आए, और उनके वर्किंग, उनकी फाइंडिंग्स के बाद मेंडल के वर्क को रिकॉल किया गया। तो इसलिए ये जो लॉज बनाए हैं, ये भी, इनका भी एक्सप्लेनेशन अलग अलग तरीकों से दिया गया। एकदम बिगिनिंग में 4 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस कुछ साइंटिस्ट ने दिया मेंडल के, laws of dominance, law of recessiveness, law of segregation, law of independent assortment. That is, characters dominate होते हैं, recessive characters अगर वो dominate characters के साथ रहें तो वो recessive हो जाते हैं, इसको law of recessiveness कहा गया। गेमेट फॉर्मेशन के समय सारे इस तरह के जो फैक्टर्स हैं या जीन्स हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं। दिस इज, ये आज भी एक्सेप्टेड है एज इट इज, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। और जब ये सेग्रीगेट होते हैं तो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज के, मैथ्स की थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज या पॉसिबिलिटीज के
अकॉर्डिंग ये असॉर्ट करते हैं, जिसको हम कहते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंटली ये असॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन। और इस तरह से ये यूजुअली ग्रेगर जॉन मेंडल ने जो थ्योरीज बताया उनको पहले 4 लॉज ऑफ इनहेरिटेंस में कहा गया। उसके बाद लॉ ऑफ डोमिनेंस एंड लॉ ऑफ रिसेसिवनेस को ज्वाइन करके एक लॉ ऑफ डोमिनेंस ही एक्सप्लेन किया गया कि अगर कुछ कैरेक्टर्स डोमिनेट हैं तो ऑटोमेटिकली रिसेसिव कैरेक्टर्स नहीं दिखाई देंगे। तो 3 कैरेक्टर्स एक्सप्लेन किए गए, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। नाउ अब बहुत सारे जेनेटिसिस्ट या मॉडर्न साइंटिस्ट में बहुत सारे साइंटिस्ट का ये व्यू है कि लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ रिसेसिवनेस कोई एक लॉ की तरह उसको हम ना कंसिडर करके उसको एक तरीका ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स में कंसिडर कर सकते हैं। और इस तरह से 2 ही इंपॉर्टेंट लॉज माने गए, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो in this way Mendel's law of inheritance has been put forth in form of defined study material जो NCERT में स्पेसिफिकली मेंशन किया हुआ है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस के फॉर्म में। एंड बेसिकली 3 इंपॉर्टेंट लॉज हम मानते हैं। लॉ ऑफ डोमिनेंस जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, इसमें मैं लॉ ऑफ डोमिनेंस को नंबर 1 रखती हूँ, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन नंबर 2 रखती हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नंबर 3 रखती हूँ। और हम इस सीक्वेंस में देखेंगे, बट जो सीक्वेंस यहाँ दिया हुआ है ये भी गलत नहीं है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं या जीन्स पेयर्स में होते हैं एंड दे आर सेपरेटेड इनटू इंडिविजुअल गैमेट्स। ये तो हम अब देख करके आए हैं मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स में। उसके बाद जो डोमिनेंट कैरेक्टर हैं वो जब दिखते हैं, डोमिनेंट एलील कंप्लीटली मास्क्स द इफेक्ट ऑफ अ रिसेसिव एलील। तो सेकंड में इस व्यू के हिसाब से सेकंड कैरेक्टर कहा गया कि जो डोमिनेंट कैरेक्टर है वो रिसेसिव कैरेक्टर्स को मास्क कर देते हैं, कवर कर देते हैं। और जब गेमेट्स बनते हैं तो गेमेट्स के फॉर्मेशन के दौरान, ये तो हम रिप्रोडक्शन में पढ़ करके आए हैं कि असॉर्ट होते हैं मियोसिस के दौरान 2 क्रोमोसोम्स एनाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, एनाफेज, मेटाफेज और टीलोफेज में मियोसिस का फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन में दोनों क्रोमोसोम के पेयर अलग होते हैं। ये इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं ड्यूरिंग द fertilization or the fusion of the gametes, और ये assortment allele on different chromosomes are distributed randomly to individual gametes। अब ये भी हम देख चुके हैं कि हमने जब होमोजाइगस हेटेरोजाइगस देखा था, तो हालांकि मेंडेलियन लॉ को जब देखेंगे तो फिर यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होइएगा हम फैक्टर्स जब टर्म यूज करेंगे तो, कि फैक्टर्स मेंडल ने ये कहा कि हर कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर एक इंडिविजुअल में होता है। ये एक क्वेश्चन मार्क इस बात पर रखा गया क्योंकि मेंडल ने 7 कैरेक्टर्स कंसीडर किए तो 7 फैक्टर्स उन्होंने मान लिया, बट ऐसा तो नहीं है। इवन मेंडल ने ही 34 कैरेक्टर्स सोच करके शुरू किया था, कंसीडर करके अपने एक्सपेरिमेंट्स को शुरू किया था। तो 34 कोई चीज नहीं पी प्लांट में ऑब्जर्व किया गया कि 34 कुछ ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जो नेक्स्ट जनरेशन में जा रहे हैं। रादर ये देखा गया कि कुछ नंबर ऑफ ऐसे चीज हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जो लिमिटेड नंबर में हैं, और उन पर फिर ये एज्यूम किया गया कि ये जो जीन्स या फैक्टर्स हैं या उन पर सिचुएटेड होंगे और ये लिंक्ड कंडीशन में एक दूसरे से मिले हुए ट्रांसफर होते हैं। तो इस स्थिति में जो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं और रिसेसिव कैरेक्टर्स हैं, अलग अलग फैक्टर्स के अलग अलग जीन्स हैं, ये रैंडमली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन, और फिर ये असॉर्ट भी रैंडमली करते हैं बेस्ड ऑन द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज। सो दैट इज द basis of the law of independent assortment. So that we will see in the coming slides. बट इसके पहले जो हम पहले कह रहे थे कि जीनिक इंटरेक्शन, ये एक्चुअली ये प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस ऑल टुगेदर हम सबसे अंत में देखेंगे, जिसमें
Intragenic gene present on same locus result in modified phenotype, and gene present on different locus lead to changed phenotype. Modified जीनोटाइप जब होता है, मॉडिफिकेशंस होते हैं जीनोटाइप में, बट चेंज नहीं होते हैं, वो इंट्राजीनिक इनहेरिटेंस है। और जब जीन्स का लोकेशन बदल जाता है तो फिनोटाइप बिल्कुल बदल जाता है। और उसके एग्जाम्पल्स हैं ये जो हम नहीं उस समय याद कर पा रहे थे। दिस इज द एपिस्टैटिक जीन्स। इस तरह ये जो थोड़ा लीग से हट करके जीन्स अपना इफेक्ट दिखाते हैं तो वो इंट्राजेनिक में आते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, कोडोमिनेंस, लीथल जीन्स। लीथल मतलब जो डेडली इफेक्ट करते हैं, जो सरवाइव नहीं कर पाते हैं। और इंटरजीनिक चेंज है जो क्रोमोसोम्स के बीच के जीन्स में जब चेंज होता है तो फिनोटाइप बदल जाता है। इंट्राजीनिक में मॉडिफिकेशंस होते हैं फिनोटाइप में, और इंटरजीनिक में फिनोटाइप चेंज हो जाता है। इसके एग्जाम्पल्स हैं, वेरिएशंस के एग्जाम्पल्स रादर हम कह सकते हैं दीज आर। ये इंट्राजीनिक वेरिएशंस कॉज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, मल्टीपल एलीज, कोडोमिनेंस, लीथल जीन्स, एंड इंटरजीनिक dominance or intergenic inheritance causes the epistatic genes, duplicate genes। epistatic genes वैसे genes हैं जो एक्सप्रेस होंगे कि नहीं ये जीन्स पर डिपेंड करता है। इसके एग्जांपल्स हम देखेंगे। देन डुप्लीकेट जीन्स, जीन्स एक से ज्यादा हो जाते हैं जिनको प्लियोट्रोपिक जीन्स भी कह सकते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री जीन्स एंड सप्लीमेंट्री जीन्स। सो दीज वी विल सी when we will come to the variation chapter। आज हम देखें इसके बाद, ये हमने देख लिया। आज हम शुरू करते हैं लॉज, मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। मेंडल्स लॉज में these things we have already seen कि इनका काम बहुत समय तक unpublished रहा because it was published in obscure journal, lack of understanding of chromosome transmission, and in 1900 Mendel work was recovered by 3 botanists। 3 important botanists के काम को श्रेय जाता है मेंडल के वर्क को री-स्टैब्लिश करने के लिए। उन्होंने प्रॉपरली डॉक्यूमेंट किया था और उन डॉक्यूमेंटेशंस को हाईलाइट करना, दैट वाज डन बाय ह्यूगो डी व्रिस ऑफ हॉलैंड, ह्यूगो डी व्रिस ऑफ हॉलैंड, कार्ल कॉरेंस ऑफ जर्मनी एंड एरिक वॉन शेरमार्क ऑफ ऑस्ट्रिया। ये 3 साइंटिस्ट को श्रेय जाता है मेंडल के वर्क को रीडिस्कवर करके स्टैब्लिश्ड फैक्ट्स में कन्वर्ट करने का। ये सब तो हम देख चुके हैं मेंडल थ्योरीज ऑफ पॉसिबिलिटीज में। जितनी मोर पॉसिबल वेज हैं उन सारे पॉसिबल्स में ये फिर अब हम आगे हम देखने जा रहे हैं जब मेंडल्स के लॉज देखेंगे। पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंट कैरेक्टर्स के प्रेजेंस में रिसेसिव कैरेक्टर्स मास्क हो जाते हैं, कवर हो जाते हैं, एक्सप्रेस नहीं होते हैं फिनोटाइप में। देन लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गेमेट फॉर्मेशन के दौरान जितने भी फैक्टर्स या जीन्स हैं वो सेपरेट होते हैं। अब हम जानते हैं कि ये कैसे होता है, क्योंकि गेमेट फॉर्मेशन के दौरान हैप्लॉइड इंडिविजुअल के गेमेट्स डिप्लॉयड इंडिविजुअल के गेमेट्स हैप्लॉइड क्रोमोसोम, सेक्स क्रोमोसोम्स हमने देखा था कि ह्यूमन में ही नहीं होते हैं, सारे इंडिविजुअल्स में होते हैं। अब फिर ये हम देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम का डिटेल्स जब हम वेरिएशंस देखेंगे तो उसमें सेक्स डिटर्मिनेशन के समय देखेंगे। तो ये सारे क्रोमोसोम सब सेग्रीगेट होते हैं और सेग्रीगेशन के बाद गेमेट फॉर्मेशन के दौरान, ये फर्टिलाइजेशन के दौरान, ये सेपरेटेड segregated gametes reunite करते हैं randomly, and that is called a law of independent assortment। So now let us see one by one। ये 3 theories को हम एक एक करके देखें। Law of dominance says that one of the allele is dominant and gets expressed in the phenotype in case of heterozygote, that is when we cross homozygous tall एंड ड्वार्फ प्लांट्स। जो हमने या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देख करके आ रहे हैं कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या किया गया था, ये एक होमोजाइगस प्लांट लिया गया जिसमें एक तरह के कैरेक्टर्स जो डोमिनेंट माने जाते हैं, यहाँ पे
इसके पहले के एक्सप्लेनेशंस में हमने टॉल कैरेक्टर लिया था, अभी हम कलर ऑफ सीड्स को कंसिडर करें अगर, तो येलो कैरेक्टर को डोमिनेंट पाया गया ओवर द ग्रीन कैरेक्टर ऑफ द सीड्स। और जब इनकी स्टडी की गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो ये पाया गया कि डोमिनेंट कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर डोमिनेट करते हैं, उनके प्रेजेंस में दूसरा कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है। द लॉ ऑफ डोमिनेंस states that expression of only one of the forms of parent traits in the F1 hybrid, सिर्फ एक कैरेक्टर एक्सप्रेस होता है F1 हाइब्रिड में, that is F1 generation always display only one of the parent traits। अगर होमोजाइगस फॉर्म्स लिए गए हैं फॉर द पॉलिनेशन, जस्ट बिफोर मेंडल ने जो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट्स किए, इसका आप एग्जांपल यहाँ पर टी ड्वार्फ एंड टॉल एंड ड्वार्फ, होमोजाइगस टॉल प्लांट्स, होमोजाइगस ड्वार्फ प्लांट्स। अब ये होमोजाइगस क्या है, हेट्रोजाइगस क्या है, ये हम काफी देख चुके हैं। इनको फर्स्ट स्टेप में मेंडल ने क्रॉस पॉलिनेट कराया था, जिसमें ये श्योर किया था कि टॉलनेस प्योर ब्रीड है और ड्वार्फनेस भी प्योर है। बहुत सारे जनरेशन टू जनरेशन एक्सपेरिमेंट करके कंटिन्यूअस जब टॉल प्लांट्स आते रहे, ड्वार्फ प्लांट को ऑब्टेन करना बहुत मुश्किल नहीं था। और इसके बेसिस पर उन्होंने बताया कि जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, अगर हेट्रोजाइगस फॉर्म्स बनते हैं, ये हमने देखा था कि F1 जनरेशन में हेट्रोजाइगस प्लांट्स बने थे जो सारे टॉल थे। तो वो क्यों थे? क्योंकि ड्वार्फनेस के जीनोटाइप को मास्क कर दिया था होमोजाइगस या टॉलनेस के जीन ने, जो डोमिनेट है। देन सेग्रीगेशन एंड इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इन शॉर्ट वी हैव सीन। अब हम एक एक करके देखें। फर्स्ट इज द Mendel's law of dominant. It states when two parents with different version of particular traits hybridized, this is very important term, जो फर्स्ट जनरेशन हमने जो किया एक्सपेरिमेंट्स, अब ये 3 डिफरेंट वे में हम इसको मेंशन कर सकते हैं। ये पॉइंट्स आप अपने नोट्स के लिए यहाँ से पॉज करके या स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं, डायग्राम्स ले सकते हैं। मैं आपको सिर्फ आपके समझाने के लिए एक एग्जाम्पल लेकर के आगे बढ़ के आपको समझाऊंगी, जो हम पहले भी मेंडल के एक्सपेरिमेंट में देखते हुए आ रहे हैं। मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस स्टेट्स that characters are controlled by discrete unit called factors. Now these are the genes. These factors or genes always occur in pair. In a dissimilar pair of factors, that is in hybrid forms, one member of pair dominate the other. अगर हेटेरोजाइगोट कंडीशन है, जो कि हमने जब मेंडल ने पहले अपने एक्सपेरिमेंट्स में किया था, प्योर ब्रीड टॉल एंड प्योर ब्रीड ड्वार्फ को लिया, F1 जनरेशन में सारे टॉल आए, जीनोटाइप थ्योरी ऑफ पॉसिबिलिटीज पे एक्सप्लेन किया गया। एक टॉल जीन है और दूसरा रिसेसिव जीन है, तो डेफिनेटली टॉल जीन एक्सप्रेस करता है, रिसेसिवनेस का एक फैक्टर या जीन सप्रेस हो जाता है, और इस रूल को कहते हैं लॉ ऑफ डोमिनेंस। दिस इज, अब इसको एक्सप्रेस F2 जनरेशन में एक पनेट स्क्वायर बोर्ड या चेकर बोर्ड बना करके एक्सप्लेन किया गया। F2 जनरेशन में ये एक, अगर इसको हम इसके पहले भी देख चुके हैं, यहाँ भी अगर हम एक्सप्लेन करें तो इस तरह से ये कलर ऑफ फ्लावर पे यहाँ पे आए तो WW, that capital is the dominant character and small w is the whiteness gene for whiteness। ये रेड फ्लावर हो गए या पिंक फ्लावर हो गए। इसमें पी प्लांट में रेड फ्लावर एंड व्हाइट फ्लावर पर कॉम्बिनेशन किया गया था और ये इसके रिसेसिव एलील हो गए व्हाइट। तो अगर F1 जनरेशन में ऑल पॉसिबिलिटीज ये WW है, तो मैक्सिमम इसके 2 ही पॉसिबिलिटी हैं, कैपिटल W और इसके 2 मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज हैं, स्मॉल w। ये जब सॉर्ट करेंगे F1 जनरेशन में तो सारे बनेंगे एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल, एक कैपिटल एक स्मॉल। तो ये सारे ही हाइब्रिड फॉर्म्स हैं
बट सारे रेड फ्लावर्स होंगे, क्योंकि रेडनेस इज डोमिनेट ओवर द रिसेसिव वाइट कैरेक्टर्स। और F2 जनरेशन में 3:1 फिनोटाइप मिलेगा और 1:2:1 जीनोटाइप मिलेगा। दिस इज 1, दिस इज 2, ये दो कैरेक्टर्स हो गए 1:2 एंड दिस इज 1। तो ये रेशियो जीनोटाइप हो गया 1:2:1, फिनोटाइप हो गया 3:1। So this is the law of dominance that says कि जहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर के एलील्स या फैक्टर्स प्रेजेंट हैं, जीन्स प्रेजेंट हैं, वहाँ रिसेसिव कैरेक्टर सप्रेस हो जाता है। और वो नेक्स्ट जनरेशंस में जब रिसेसिव डबल रिसेसिव फीचर्स मिलते हैं, होमोजाइगस रिसेसिव कैरेक्टर्स मिलते हैं, तभी रिसेसिव कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। दैट इज द Mendel's first law of inheritance, that is the law of dominance. Dominate character suppress the recessive characters. Now, the second law is the Mendel's law of segregation of genes. Actually, जब हम मेंडल्स के एक्सपेरिमेंट देख रहे थे, तो हमने जो बेसिक इन लॉज के जो कॉजेज हैं और कैसे ऑब्जर्वेशन किया गया है, वो हम देख चुके हैं। ये भी हमने देखा है कि जब चाहे वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स हो, चाहे वो रिसेसिव कैरेक्टर्स हो, ये हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में देखा कि फैक्टर्स या जीन्स हमेशा पेयर में प्रेजेंट होते हैं। अब ये हम जानते हैं साइटोलॉजिकल टेक्निक्स ज्यादा इवॉल्व हो चुके हैं, तो ये भी हमने देख लिया है कि ये जीन्स जितने कैरेक्टर्स हैं उतने जीन्स हैं, पर वो सारे जीन्स सेपरेटली ट्रांसमिट नहीं होते हैं, बल्कि वो क्रोमोसोम्स के पार्ट के फॉर्म में, क्योंकि क्रोमोसोम्स डीएनए के बने होते हैं और डीएनए के लीनियर सेगमेंट्स सिस्ट्रॉन के रूप में यूनिट ऑफ जीन डीएनए के हैं जो जीन्स की तरह काम करते हैं, और वो ट्रांसमिट होते हैं क्रोमोसोम्स के साथ फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। तो बट मेंडल ने जब ये अपने एक्सपेरिमेंट जब वो कंडक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि गेमेट फॉर्मेशन के दौरान ये जो पेयर में जीन्स या एलील्स हैं, ये सब सेपरेट होते हैं, सब आइसोलेट होते हैं। The law of segregation states that every individual organism contains two alleles for each trait, and that these alleles segregate during meiosis. That ये हम meiosis अब हम पढ़ चुके हैं, ये meiosis सेल डिवीजन के फेजेस हमने देखा है। meiosis is the reductional division, जिसमें डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में जो गोनाड्स होते हैं, वो जो गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं, वो गेमेट्स हैप्लॉइड हो जाते हैं। डिप्लॉयड गोनाड्स हैप्लॉइड गेमेट्स प्रोड्यूस करते हैं हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स के साथ, जो पुनः आफ्टर द रिप्रोडक्टिव एक्टिविटीज फ्यूज करके डिप्लॉयड जाइगोट बनाते हैं, और इस तरह कंसिस्टेंसी ऑफ क्रोमोसोम नंबर ऑफ एन इंडिविजुअल और एक स्पीसीज को मेंटेन किया जाता है। तो दैट इज the law of segregation of genes. जीन्स सेग्रीगेट होते हैं और गेमेट फॉर्मेशन के दौरान वो असॉर्ट करते हैं। तो सेकेंड लॉ ये कहता है कि इंडिपेंडेंटली ये जीन्स अलग होते हैं ड्यूरिंग द एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस एंड एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। के मैंने ये इक्वेटर के दोनों तरफ हमने देखा है, माइटोसिस और मियोसिस हम जानते हैं। माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर रिड्यूस नहीं होता है, इक्वेटर पर कलेक्ट होते हैं सारे क्रोमोसोम्स, और उसके बाद ये हाफ हाफ होकर के स्पिंडल कॉन्ट्रैक्ट करके अलग होते हैं। जबकि मियोसिस के एनाफेज में, रिडक्शनल डिवीजन के एनाफेज में, तो क्रोमोसोम्स इक्वेटर के दो तरफ सिचुएटेड होते हैं, और स्पिंडल फॉर्मेशन के बाद टीलोफेज के दौरान हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम एक गेमेट में जाता है, हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम दूसरे गेमेट में जाते हैं, bearing all the genes, जो कैरेक्टर्स डिफरेंट ट्रेट्स के जीन्स हैं, उनको कैरी करते हुए ये क्रोमोसोम्स डिवाइड हो जाते हैं, और इस तरह से हैप्लॉइड गेमेट्स बनते हैं जिनमें सिंगल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं विथ द रेस्पेक्टिव जीन्स फॉर द डिफरेंट कैरेक्टर्स। सो दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन।
दिस इज अगेन मेंशन्ड ओवर हियर, किस तरह से सेग्रीगेट होते हैं, किस तरह से यूनाइट होते हैं, और जीनोटाइप कैसा होता है, फिनोटाइप कैसा होता है. देन कम्स द थर्ड लॉ, दैट इज द लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट. थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज के हिसाब से असॉर्ट करते हैं. ये मेंडल ने, ये हम पहले ही देख चुके हैं कि मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटीज को अप्लाई किया था, जो मैथमेटिक्स का एक हाइपोथेसिस है, जिसको हम कहते हैं एक एस्टैब्लिश्ड फैक्ट है कि कितनी तरह की पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं गेमिट्स के फॉर्मेशन के दौरान. जो क्रोमोसोम्स के बिहेवियर हैं उनको सेग्रीगेट होने में, दैट हैज बीन एक्सप्लेन्ड इन द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन. और अब ये सेग्रीगेटेड फॉर्म्स जब सेक्सुअल बिहेवियर का फर्टिलाइजेशन फेनोमेनन होगा, जिसके बाद इंडिविजुअल का बनना शुरू होता है, उस दौरान ये आइसोलेटेड या सेग्रीगेटेड genes, they different loci genes separate into gametes independently. ये segregate भी independently करते हैं. Non-homologous chromosomes align independently. तो homologous non homologous chromosomes हम बिल्कुल देख चुके हैं कि एक क्रोमोसोम के जो पेयर्स हैं वो होमोलॉगस हैं, और दो अलग अलग पेयर्स के एक एक क्रोमोसोम को नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहेंगे, या डिसिमिलर क्रोमोसोम्स एक पेयर के, उनको हम नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स कहेंगे. तो ये इस तरह के नॉन होमोलॉगस क्रोमोसोम्स इंडिपेंडेंटली अलाइन करते हैं. क्लासेस ऑफ गेमेट्स प्रोड्यूस्ड इन इक्वल अमाउंट्स, क्योंकि जीन्स हमेशा बराबर नंबर में रहेंगे, चाहे वो अलील्स हो, डिफरेंट अलील्स हो, चाहे वो सेम होमोजाइगस हो, चाहे वो हेटेरोजाइगस हो, नंबर उनका डिफरेंट नहीं होगा, इसलिए अमाउंट जीन्स का डिफरेंट नहीं होगा. ओनली ट्रू फॉर जीन्स ऑन सेपरेट chromosomes or on same chromosomes, but so far apart that crossing over happens frequently. अब यहाँ पे एक नई चीज आती है कि जब क्रोमोसोम्स सेपरेट होते हैं, सेग्रीगेट होते हैं मियोसिस के दौरान, तो मियोसिस हम पढ़ करके आ रहे हैं, जब क्रोमोसोम्स के पेयर्स अरेंज होते हैं इक्वेटर पर ड्यूरिंग द स्पिंडल फॉर्मेशन, उस दौरान एक और चीज हम जानते हैं कि डीएनए किस तरह से, डीएनए के हेलिकल्स इस तरह से एक दूसरे पे कॉइल्ड हेलिक्स की तरह बनाते हुए जिप की तरह ये खुलते हैं, और जब इनको रिप्लिकेट होना होता है, ये अपने नए फॉर्म्स बनाते हैं, तो ये एक जिप की तरह खुलते हैं, और फिर जब बन जाते हैं तो जिप की तरह ही एक के ऊपर एक इस तरह से हेलिकल फॉर्म में कॉइल्ड होते हैं. डीएनए के स्ट्रैंड्स ही नहीं, ये डबल स्ट्रैंडेड, ये क्रोमैटिड्स जब बनाते हैं तो ये डबल स्ट्रैंडेड पूरे स्ट्रक्चर इस तरह से हेलिकल फॉर्म में आते हैं. तो दिस कैरेक्टर ये बता रहे हैं कि अब ये जब जब मियोसिस होता है, तो मियोसिस के दौरान ये जो कैरेक्टर्स हैं ये कोल्ड फॉर्म में रहते हैं, और ये कंडेंस होने लगते हैं, इनका वाटर, दे स्टार्ट लूजिंग देयर वाटर कंटेंट, और क्रोमैटिन नेटवर्क के फॉर्म में ये नॉर्मली यूकैरियोट्स में रहते हैं. क्रोमोसोम्स काफी ज्यादा अब्जॉर्ब किए रहते हैं वाटर कंटेंट को, और एक जाल की तरह की इस तरह की क्रोमैटिन नेटवर्क होता है. जब यहाँ से शुरू होता है तो ये कंडेंस होना शुरू होते हैं, और तब क्रोमोसोम्स विथ देयर सेंट्रोमियर, ये कंडेंस स्ट्रक्चर्स, इस तरह के स्ट्रक्चर्स दिखाई देने लगते हैं. तो अब जब ये कंडेंस होकर के क्रोमोसोम्स दिखने लगते हैं, तो उस दौरान भी ये कॉइल्ड कंडीशंस में रहते हैं. इनको ये जो एक क्रोमोसोम के क्रोमैटिड्स हैं, दे रिमेन कॉइल्ड ओवर ईच अदर. इसमें अब यहाँ पे डिफरेंट लोकेशंस पर जीन प्रेजेंट है दोनों स्ट्रैंड में. अब जब ये क्रोमैटिड्स, ये दीज आर द डीएनए स्ट्रैंड्स एंड दीज आर द सिस्टर क्रोमैटिड्स, एक क्रोमोसोम के सिस्टर क्रोमैटिड्स हैं. जब मियोसिस शुरू होता है तो ये सिस्टर क्रोमैटिड्स की जो कॉइलिंग है ये खुलनी शुरू होती. इसी खुलने के दौरान ये एनाफेज 1 एनाफेज 2 होता है, और इसी
ओपनिंग अनवाइंडिंग के दौरान कुछ स्ट्रेन पड़ते हैं, कुछ ऐसी हैपनिंग्स होती हैं कि ये जो मान लीजिए कि अगर आप यहाँ पे हम थोड़ा सा आपको दो कलर्स बना के एक क्रोमैटिड को अगर रेड कलर से रिप्रेजेंट करें, दूसरे क्रोमैटिड को ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करें, तो ये जब एक दूसरे से लैप ओवरलैप्ड हैं, ये जब अनजिप होना शुरू होंगे तो उस दौरान हो सकता है ये जैसे अनजिपिंग हो रही है एनाफेज के सेकेंड फेज में, जब अनजिपिंग हो रही है तो न्यू कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते समय। ऑफ कोर्स ये रेड अलग होगा और ग्रीन अलग होगा, बट इन पर जो प्रेजेंट हैं जीन्स, ये कुछ अलग तरह के बिहेवियर शो कर सकते हैं और इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते समय दिस इज द पॉसिबिलिटी, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है जिसमें ये सारे कैरेक्टर्स वन लॉन्ग ऑरेंज एंड शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम एंड लॉन्ग येलो एंड शॉर्ट रेड क्रोमोसोम एट द सेम पोल। हो सकता है कि जब ये पोल पर ये अरेंज होने लगे तो ये जो कॉम्बिनेशन है सिस्टर क्रोमैटिड्स जब ये अलग होंगे तो सेम कंडीशन में ये असेंबल हो। यहाँ पे ये येलो के साथ रेड का कॉम्बिनेशन है और ऑरेंज के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, हो सकता है ये ऐसे ही जम। पर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि ये अनकॉइलिंग एंड कॉइलिंग के दौरान कुछ चेंजेस हों क्रोमोसोम के पीसेस में और जीन्स की लोकाई पूरी तरह से बदल जाए, जीन्स के लोकेशंस भी नए कॉम्बिनेशंस में आ जाए। तो ये जो ऑरेंज कॉम्बिनेशन है ये रेड के साथ यहाँ पे दिखने लगा। ये ओरिजिनल कॉम्बिनेशन है जिसमें ऑरेंज और ग्रीन का कॉम्बिनेशन था, यहाँ पे न्यू कॉम्बिनेशन बन गया है, ऑरेंज के साथ रेड का कॉम्बिनेशन आ गया है और येलो के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन हो गया है। तो ये इंडिपेंडेंटली सॉर्ट करते हैं, रैंडमली सॉर्ट करते हैं और इस असॉर्टमेंट को का रिजल्ट्स alleles on one set of chromosomes segregate independently from alleles on other set of chromosomes। एक सेट पे जितने क्रोमोसोम्स हैं, ये जो जितने भी इन पे एलील्स हैं एक क्रोमोसोम पे, वो भी इंडिपेंडेंटली असॉर्ट करते हैं विद द अदर सेट। इस सेट पर जो क्रोमोसोम है इनके साथ ये सॉर्ट कर सकता है, इनके साथ ये सॉर्ट कर सकता है, रिजल्टिंग इनटू डिफरेंट एलील कॉम्बिनेशंस इन डिफरेंट गेमेट्स एंड इन डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ ट्रेट्स। तो नेचुरली अब यहाँ पे जो कैरेक्टर्स थे, अगर ये ऑरेंज एंड ग्रीन कॉम्बिनेशन पे जो एलील्स हैं या जीन्स के पेयर्स हैं, वो यहाँ पर तो चेंज हो जाएंगे, ऑरेंज के साथ रेड एलील्स आ गए हैं जो जबकि ओरिजिनली ऑरेंज के साथ ग्रीन एलील्स थे। तो ये जब फिनोटाइप में अपीयर होगा तो एलीलिक कॉम्बिनेशन न्यू कॉम्बिनेशन में रिजल्ट होगा एंड दैट इज द रीजन ऑफ द वेरिएशंस। इसका जो डेफिनेट रेशियोज ऑब्टेन किए गए थे 9:3:3:1 डाईहाइब्रिड क्रॉस में, 3:1 फिनोटाइप में मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, these the और 1:2:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप का एक्सप्रेशन था। तो ये इन एक्सप्रेशंस का एक्सप्लेनेशन है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो होप आपको ये समझ में आया होगा कि कैरेक्टर्स, इसके लिए आपको थोड़ी सी मियोसिस को रिकॉल कर लेनी होगी कि मियोसिस में किस तरह से एनाफेज वन में, मियोसिस वन में एनाफेज के स्टेजेस में ओरिजिनल रिकॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, न्यू रिकॉम्बिनेशंस भी हो सकते हैं, रिजल्टिंग इनटू अपीयरेंस ऑफ न्यू कैरेक्टर्स। सो दैट इज द these are the explanations of laws of heredity। मेंडल के 3 लॉज, पहला है लॉ ऑफ डोमिनेंस, जब एलील्स बनते हैं पेयर्स में होते हैं तो डोमिनेंट कैरेक्टर रिसेसिव कैरेक्टर को सप्रेस कर देता है। दूसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, गेमेट फॉर्मेशन के दौरान ईच एंड एवरी एलील्स या जीन्स या फैक्टर्स दे सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। अब जितनी भी थी पॉसिबिलिटीज हैं हर पॉसिबल वे में ये सेग्रीगेट करते हैं और इसका रीजन में हमने देखा है कि गेमेट के फॉर्मेशन के दौरान जो गोनैड्स हैं जिनमें डिप्लॉयड सेल्स हैं उनसे
मियोसिस के वजह से या मियोसिस के द्वारा जो पेयर्ड कैरेक्टर्स हैं, जिनको अब हम जानते हैं कि ये क्रोमोसोम्स हैं और इन पर जीन्स सिचुएटेड होते हैं, तो ये सारे पेयर्स इंडिपेंडेंटली सेग्रीगेट भी होते हैं और फिर इंडिपेंडेंटली असॉर्ट होते हैं। तो दीज आर द एक्सप्लेनेशंस ऑफ द लॉ ऑफ डोमिनेंस ऑफ मेंडल, जिसको आज के मॉडर्न रिसर्च के लाइट्स में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशंस के साथ एक्सेप्ट किया गया है। जिसमें सबसे बड़ा मॉडिफिकेशन यही है कि मेंडल ने कहा था कि हर फैक्टर के लिए हर कैरेक्टर के लिए एक पेयर ऑफ फैक्टर प्रेजेंट है और वो एज इट इज इनहेरिट करता है। अब हम जानते हैं कि जितने कैरेक्टर्स हैं, तो मेंडल के हिसाब से बॉडी में जितने कैरेक्टर हैं उतने फैक्टर्स प्रेजेंट होने चाहिए, सबको ट्रांसमिट होना चाहिए। बट ऑब्जर्व ये किया गया है कि लिमिटेड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की तरह के स्ट्रक्चर, जिनको अब हम क्रोमोसोम जानते हैं, कि वो क्रोमोसोम्स हैं जो कई एक जीन्स को कैरी करते हैं या बेयर करते हैं या उनके बने हुए होते हैं, और वो क्रोमोसोम्स ट्रांसमिट करते हैं, ना कि ईच एंड एवरी जीन इंडिपेंडेंटली। बट ऑफ कोर्स इस दौरान उनका सेग्रीगेशन भी होता है और असॉर्टमेंट भी होता है, एग्जैक्टली लाइक द मेंडेलियन फैक्टर्स। नाउ द इसके पहले कि हम अब रिकॉम्बिनेशंस की वजह से जो इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में नए कैरेक्टर्स अपीयर हुए, उनकी वजह से आते हैं वेरिएशंस, जिसको हम डिटेल्स देखेंगे। वेरिएशंस में डोमिनेंस एंड रिसेसिवनेस के न्यू तरीके भी दिखते हैं, जिनमें को डोमिनेंस एंड इनकम्प्लीट डोमिनेंस दो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं, वो हम देखेंगे। और दीज रिजल्ट्स इनटू द वेरिएशंस। तो ये को डोमिनेंस, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड वेरिएशंस वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। आई थिंक ये मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस अब आपको बहुत क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। इनके ईच एंड एवरी फैक्ट आपकी समझ में आ गए होंगे। अब एक और इम्पॉर्टेंट टर्म जानना बाकी है, टेस्ट क्रॉस। हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखा, हमने डाई हाइब्रिड क्रॉस देखा, हमने होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस फॉर्म्स देखे। मेंडल ने अपने एक्सपेरिमेंट्स को और ज्यादा क्लियरली करने के लिए टेस्ट क्रॉस कराए और बैक क्रॉस कराए, जिनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस मिला डोमिनेंस के रूल्स को और ज्यादा क्लियरली एक्सप्लेन करने के लिए, साथ ही साथ जो नए कैरेक्टर्स या न्यू वेरिएशंस अपीयर होते हैं उनके रीजंस को एक्सप्लेन करने के लिए। तो मेंडल ने इस टेस्ट क्रॉस के लिए क्या किया कि क्रॉस पॉलिनेशन कराया टॉल प्लांट। फॉर एग्जांपल मेंडल ने कंसीडर किया एक टॉल प्लांट को ऑफ अननोन जीनोटाइप। अननोन जीनोटाइप मतलब जो F1 जनरेशन के सारे टॉल प्लांट्स मिले थे, हमने देखा था कि F1 जनरेशन में जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस कराया गया था, तो या डाई हाइब्रिड क्रॉस कराया गया था, तो हमने देखा था कि F1 जनरेशन में सारे डोमिनेंट कैरेक्टर फिनोटाइप में दिखे थे, बट जीनोटाइप तो उनका सबका इक्वल नहीं था। जीनोटाइप F1 जनरेशन में सारे एक डोमिनेंट एक रिसेसिव, एक डोमिनेंट एक रिसेसिव था। F2 जनरेशन में ऑफ कोर्स जीनोटाइप डिफरेंट हुआ, रेशियो डिफरेंट हुआ। तो मेंडल ने उस F1 जनरेशन के एक इंडिविजुअल को सेलेक्ट किया ऑफ अननोन जीनोटाइप। वो प्योर हाइब्रिड भी हो सकता था और मिक्स्ड प्योर फॉर्म भी हो सकता है, प्योर ब्रीड भी हो सकता है। सॉरी, हाइब्रिड तो वो होगा ही नहीं, हाइब्रिड हमेशा मिक्स्ड होंगे, अनइक्वल टाइप ऑफ एलील्स होंगे हाइब्रिड पेयर में। तो अननोन जीनोटाइप is heterozygous and is crossed to a homozygous recessive. टेस्ट क्रॉस के लिए एक होमोजाइगस डबल रिसेसिव कैरेक्टर को चुना गया, चाहे वो डॉर्फनेस का हो, चाहे वो कलर्स का हो। डबल रिसेसिव कैरेक्टर्स और कैसे ऑब्टेन किया ये तो हम देख चुके हैं। जनरेशन टू जनरेशन कैरेक्टर्स को कंडक्ट किया मेंडल ने और प्योर ब्रीड्स ऑब्टेन किए उन्होंने रिसेसिव प्लांट के, और उसको क्रॉस ब्रीड कराया विथ एनी अननोन जीनोटाइप F1 जनरेशन के डोमिनेंट कैरेक्टर के वाले
इंडिविजुअल के साथ, एंड देन ही ऑब्टेन द रिजल्टेंट portion, resultant phenotype was again 1:1, एक टॉल एक ड्वार्फ का रेशियो। मतलब अगर ये पनेट चेकर बोर्ड में या पनेट स्क्वायर में डिनोट करें तो 2 टॉल प्लांट अपीयर हुए, 2 ड्वार्फ प्लांट अपीयर हुए। इसको एक्सप्लेन किया, हियर इज द केसेस। ये इसको 2 तरह से हम देख सकते हैं, दिस इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस and this is the dihybrid cross. Dihybrid cross में भी same ratio 1:1:1:1 का रेशियो ऑब्टेन हुआ। 2 कैरेक्टर्स कंसिडर किए गए हैं यहाँ पर, नॉन हेट्रोजाइगस कैरेक्टर्स विद द ब्लैक हेयर, व्हाइट हेयर एंड द टॉलनेस ऑफ द बॉडी। तो ये 2 कैरेक्टर्स यहाँ कंसिडर हुए, यहाँ सिंगल कैरेक्टर कंसिडर हुआ। एक्स में 2 तरह के प्रेडिक्शंस हो सकते हैं, या तो कैरेक्टर्स, क्योंकि जीनोटाइप अननोन है, या तो ये दोनों ही होमोजाइगस डोमिनेंट कैरेक्टर हैं, या एक डोमिनेंट कैरेक्टर का एलील है और दूसरा रिसेसिव कैरेक्टर का एलील है, तभी ये अपीयर होगा। तो 2 तरह की पॉसिबिलिटीज हैं, दोनों ही पॉसिबिलिटीज में इनको क्रॉस पॉलिनेट कराया गया डबल रिसेसिव कैरेक्टर्स के साथ। तो अगर ये दोनों डोमिनेंट जीनोटाइप का डोमिनेंट F1 जनरेशन का प्लांट हमने लिया है, जिसमें कलर को यहाँ कंसिडर कर रहे हैं, तो ऑल द कैरेक्टर्स आर ऑफ ये जनरेशन जब आया है F2 जनरेशन आप कहिए या टेस्ट क्रॉस का जनरेशन कीजिए, इसको अगर हम F1 F2 ना कह करके टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट में फर्स्ट रिजल्ट बताएं, तो इसमें सारे एक, अगर ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर्स हैं, इनको हमने डबल रिसेसिव से कराया है, तो अगेन यहाँ पे ऑल पर्पल कलर के फ्लावर्स होंगे, क्योंकि पर्पल कलर इज द dominant character. And in the second case, if it is heterozygote, that is one capital P, another small p, then the resultant conditions will be 1:1. So this is the result of the test cross. This is purple color, this is purple color, क्योंकि यहाँ पे capital P है, यहाँ capital P है, and these are the 2 white colors, all the small p's. So this is the 1:1 ratio. ये चाहे मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी मिलता है, ये डाइहाइब्रिड क्रॉस में भी सेम रिजल्ट होता है। तो दिस इज द टेस्ट क्रॉस, एंड दिस टेस्ट क्रॉस helps in finding out the genotype of plant showing dominant trait. The given plant is crossed with the recessive homozygote. टेस्ट क्रॉस का इंपॉर्टेंस ये है, सिग्निफिकेंस ये है कि ये F1 जनरेशन में या किसी भी जनरेशन में अगर हम उसको डबल रिसेसिव कैरेक्टर वाले इंडिविजुअल के साथ क्रॉस कराएं, तो इस जिस जनरेशन के हम इंडिविजुअल्स को चेक कर रहे हैं, उनका जीनोटाइप जान सकते हैं। सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द टेस्ट क्रॉस। नाउ कम्स द इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इस तरह के टेस्ट क्रॉस के बेसिस पर डोमिनेंस जो हमने देखा कि कैरेक्टर्स डोमिनेट करते हैं या रिसेसिव होते हैं, इनमें 2 पर्टिकुलर केसेस ऑब्जर्व किए गए इनकम्प्लीट डोमिनेंस, जिसके एग्जाम्पल में देखा गया, ये हम पहले ही देखते आ रहे हैं कि जब मेंडल अपना एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, तो जितने उनको एक्सेप्शंस मिल रहे थे उनको वो कंसिडर ही नहीं कर रहे थे, क्योंकि एक बार में पी प्लांट में वैसे भी ब्लेंडिंग के ट्रेंड्स कम पाए गए थे, और अगर पाए भी गए थे तो मेंडल ने उनको पहले नोटिस में नहीं लिया था। वो एक कैरेक्टर को एक बार में लेकर के चल रहे थे, और प्योर कैरेक्टर्स, चाहे टॉल हो चाहे ड्वार्फ हो, फिनोटाइप में। बट कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे मिले, जैसे रेड फ्लावर कलर एंड व्हाइट फ्लावर कलर। ये देखा गया कि हम अभी तक देखते आए हैं कि कोई ब्लेंडिंग नहीं मेंडल्स लॉज में, चाहे वो रेड होगा चाहे वो व्हाइट होगा। रिसेसिव व्हाइट लिया गया और डोमिनेंट रेड लिया गया, तो जो रिजल्ट्स आए थे जिनको मेंडल ने अपने लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए कंसिडर किया, उसमें या तो रेडनेस मिला या व्हाइटनेस मिला। बट कुछ कैरेक्टर्स पाए गए, दैट इज द पिंक। रेड और व्हाइट को मिला करके हम जानते हैं पिंक बनता है। तो ये वेरी क्लियर है कि
फ्लावर कलर इनहेरिटेंस ऑफ स्नैपड्रैगन डॉग फ्लावर का, ये ऑफ कोर्स यहाँ ये जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स अब बेटसन, पनेट, और बाकी जो हमने यूगो ड्रीव्रिस, बाकी के जो साइंटिस्ट हैं, जेनेटिसिस्ट हैं, उन्होंने मेंडल के एक्सपेरिमेंट्स के मॉडिफिकेशंस पे काम किया। मेंडल उतने डेप्थ में नहीं जा सके थे, अब और इसके डेप्थ में पता किया गया तो वेरिएशंस के रीजंस पता चले। सेम स्पीसीज में वेरिएशंस कैसे अपीयर होने लगे हैं, तो इनके दो बहुत बर्निंग एग्जांपल्स हैं, कंप्लीट डोमिनेंस, को डोमिनेंस। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम यहीं तक देखेंगे, फिर different types of variations due to different types of genes that we will see in the next video. So this combination, this result has been explained that ये जो R पर जो फैक्टर्स हैं रेडनेस के, और स्मॉल r पर जो फैक्टर्स हैं, जो रीजंस हैं प्रोटीन की सिंथेसिस, अब हम ये जानते हैं कि जो कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं, फॉर ईच एंड एवरी एक्सप्रेशन ऑफ कैरेक्टर्स सम प्रोटीन्स आर रिस्पॉन्सिबल, और ये प्रोटीन्स की जो सिंथेसिस होती है वो होती है राइबोसोम्स में। न्यूक्लियस से इनिशिएशन होता है, ट्रांसक्रिप्ट डीएनए ट्रांसक्राइब करते हैं मैसेंजर आरएनए में अपने इंफॉर्मेशंस, वो मैसेंजर आरएनए ट्रैवल करता है न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में, राइबोसोम्स तक पहुंचता है, और तब इस पे जो अमाइनो एसिड्स होते हैं प्रोटीन के जो बने हुए होते हैं, वो अमाइनो एसिड साइटोप्लाज्म से सेलेक्ट किए जाते हैं और ट्रांसलेट किए जाते हैं इन फॉर्म ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन, जो टाइप ऑफ प्रोटीन डिसाइड करता है। तो वहां पर मिक्सिंग होती है, रेडनेस एंड व्हाइटनेस के जो प्रोटीन्स हैं उनकी मिक्सिंग जब होती है, तो that results into the pink flowers in F1 generation, which on self-pollination gave rise to red, pink and white in combination of 1:2:1। जो जीनोटाइप हमको पहले मिला था बिना ब्लेंडिंग के कैरेक्टर्स के, वो जीनोटाइप फिनोटाइप में कन्वर्ट होता हुआ मिला है। और चूंकि इस तरह के केसेस को कहा गया इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ना रेडनेस कंप्लीट डोमिनेट है, ना व्हाइटनेस कंप्लीटली रिसेसिव है। रेड और व्हाइट मिल करके एक नया कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, दैट इज द पिंक कलर। और ये रेशियो इस एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया गया था स्नैपड्रैगन, या जिसको डॉग फ्लावर भी कहते हैं, क्योंकि डॉग की तरह का इनका शेप होता है, और इसमें भी वही पी प्लांट वाले कैरेक्टर्स हैं कोरोला के अंदर। इनको भी सेल्फ पॉलिनेट या क्रॉस पॉलिनेट कराना आसान होता है ड्यू टू द बाई अप्लाइंग द मेथड्स जो मेंडल ने अप्लाई किया था। So this case was referred as the incomplete dominance का example, जिसमें dominant and recessive characters मिक्स हो जाते हैं ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ न्यू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स रादर, और ये बनाते हैं नया कॉम्बिनेशन दैट इज, ना ये पूरी तरह से डोमिनेंट रेडनेस रिजल्ट करता है, ना पूरी तरह से रिसेसिव व्हाइटनेस, बल्कि इंटरमीडिएट पिंक कलर के फ्लावर्स भी दिखाई देते हैं। तो इसमें डोमिनेंस इनकम्प्लीट है। नाउ अनदर एग्जांपल भी ऑब्जर्व किया गया that has been referred as co-dominance, दो कैरेक्टर्स साथ साथ अपीयर हो रहे हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस में कैरेक्टर एक ही दिख रहा है, दो कैरेक्टर्स ब्लेंड कर जा रहे हैं, और ब्लेंड करके रेड और व्हाइट मिलके पिंक फ्लावर बना रहे हैं। को डोमिनेंस भी वेरिएशन का एक एग्जाम्पल है, जिसमें जिसका बेस्ट एग्जाम्पल, बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, जिनमें आप बेस्ट एग्जाम्पल एक्सप्लेन्ड इज द ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप आप जानते हैं कि हर लिविंग ऑर्गेनिज्म का, खासतौर से एनिमल्स में जो ब्लड हैं उनमें एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन के आधार पर हम जानते हैं कि ब्लड ग्रुप्स में किस 4 तरह के होते हैं, ए बी एंड 0, 4 तरह के ग्रुप होते हैं। और इन ग्रुप्स के डिसीजन के लिए
जो पर्टिकुलर टाइप ऑफ एलीलिक फॉर्म्स होते हैं वो यहाँ पहली बार 3 एलीलिक फॉर्म्स डिसाइड होते हैं। ब्लड ग्रुप को डिसाइड करने के लिए 2 की जगह 3 एलीलिक फॉर्म, इसीलिए इस एग्जाम्पल को मल्टीपल एलील्स का भी एग्जाम्पल में, कोडोमिनेंस इज एन एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल एलील्स ऑल्सो। और भी बहुत सारे मल्टीपल एलील्स के एग्जाम्पल्स हैं जो हम बाद में देखेंगे वेरिएशंस में। द इनहेरिटेंस ऑफ ABO ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन इज कंट्रोल्ड बाय जीन आई। जीन जो ब्लड ग्रुप को डिसाइड करता है, बेसिकली ये जीन है आई, और इसके 3 एलीलिक फॉर्म्स होते हैं, IA, IB एंड द रिसेसिव फॉर्म इज द आई। नाउ ये है क्या, इसके बहुत डिटेल्स अभी तो हम यहाँ पे नहीं आपको बता सकते हैं। जो एक शुगर के का फॉर्मेशन होता है इन इस फैक्टर की वजह से, इस जीन आई की वजह से, ये शुगर ए फॉर्म टाइप का होता है तो IA ब्लड ग्रुप होता है, बी टाइप का होता है तो IB होता है, और कोई भी फॉर्म अगर शुगर का नहीं फॉर्म करता है तो O ग्रुप बन जाता है जिसमें डबल आई होता है। बट थर्ड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन होता है जिसमें IA शुगर का भी फॉर्मेशन हो सकता है, शुगर पॉलीमर का, और IB टाइप ऑफ शुगर पॉलीमर भी बन सकता है। इसमें ये IA एंड B आर डोमिनेंट ओवर दिस I। जो O ग्रुप के लिए रिस्पॉन्सिबल है डबल रिसेसिव, ये जो I है दिस इज रिसेसिव, और A एंड B दे आर इक्वली डोमिनेंट। तो अगर ये दोनों तरह के शुगर बन रहे हैं तो IA भी है और B भी है, देन ब्लड ग्रुप विल बी AB। अगर IA है के टाइप का शुगर बन रहा है तो ब्लड ग्रुप A होगा। IB प्रेजेंट है क्योंकि यहाँ पे ये जो थर्ड एलिलिक फॉर्म है ये प्रेजेंट तो यहाँ पर भी है, बट ये रिसेसिव है इसलिए ये A ग्रुप हो गया। अगर दोनों एलील्स पर A शुगर फॉर्म हो रहा है तो ये तो ऑटोमेटिक A होगा ही। इसी तरह से अगर दोनों B है तो B डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव होगा ही। अगर ये I प्रेजेंट भी है तब भी ये B ग्रुप होगा। बट अगर दोनों I प्रेजेंट हैं, दोनों रिसेसिव I प्रेजेंट हैं जिनकी वजह से कोई शुगर पॉलीमर नहीं बन रहे हैं तो ये ब्लड ग्रुप हो जाएगा 0। और अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन IA प्रेजेंट है B प्रेजेंट है तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा AB। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलील भी, क्योंकि 2 से ज्यादा एलील प्रेजेंट हैं। इसके और एग्जांपल्स इन मल्टीपल एलील्स के एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन्स के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, जब हम देखेंगे वेरिएशंस, कितने तरह के पॉसिबल वेरिएशंस हैं, इनमें बहुत तरह के जीन्स आते हैं, दैट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। सो आई होप कि यहाँ तक आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। दिस इज द लास्ट सम अप ऑफ what we have learned from Mendel. This is called as chromosomal theory of inheritance. आज हम Mendel's laws of inheritance को chromosomal theory of inheritance के फॉर्म में भी जानते हैं, और ये chromosomal theory of inheritance में 4 मेन पॉइंट हैं। chromosomes occur in pairs just like the genes or factors of Mendel, sexually reproducing diploid organisms, alleles for each gene are on these chromosomes. This we have seen. Chromosomes of each pair are separated and delivered to different gametes. Law of segregation say this is the separation of genes. Then separation of any pair of chromosome in meiosis and gamete formation is independent. That is law of independent assortment. And these 3 rules of inheritance, they cause one member of each chromosome pair after fertilization comes from male and female parents. तो जैसे भी जीन्स इनहेरिट हो रहे हैं, ये तो ट्रू है कि जब फाइनल मेंबर्स आते हैं, प्रेजेंट होते हैं ऑफस्प्रिंग्स, तो उनमें हाफ मेल से एंड हाफ फीमेल पेरेंट से जीन्स एंड क्रोमोसोम्स आए हुए रहते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद। और इन कैरेक्टर्स के एक्सप्लेनेशन, दिस वाज एक्सप्लेन्ड बाय सटन एंड बोवेरी in 1902. This chromosomal theory of inheritance was given. The details of the explanations are very much based on the
laws of inheritance given by the Mendels. मेंडलिज्म से बहुत ज्यादा सपोर्टेड बेसिस है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस का। खाली मेंडल ने जो फैक्टर्स बताए थे कि एक एक कैरेक्टर का फैक्टर इनहेरिट करता है, वो थ्योरी को बट सटन एंड बॉवेरी ने बताया कि क्रोमोसोम्स पर लिंक्ड फॉर्म में ये जीन्स या कैरेक्टर्स के एलील्स इनहेरिट करते हैं, और इनमें जब न्यू कॉम्बिनेशंस होते हैं ड्यूरिंग द मेयोटिक डिवीजन तो नए कैरेक्टर्स शो करते हैं, जिनको लिंकेज एंड रिकॉम्बिनेशन में हम जानेंगे। सो दीज आर द फैक्ट्स ऑफ द क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ये 4 कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं। ये यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है येलो सीड एंड ग्रीन सीड्स में। ये प्लांट के एग्जाम्पल को लेकर के दिखाया गया कि हर कैरेक्टर का हर जो पेयर है उसका एक कैरेक्टर एक पेरेंट एक ऑफस्प्रिंग में जरूर दिखेगा, चाहे वो कॉम्बिनेशन में, चाहे वो मेल पेरेंट हो चाहे वो फीमेल पेरेंट हो। जो नए कॉम्बिनेशंस भी दिखते हैं, दिस इज द अनअफेक्टेड चाइल्ड है, दिस इज द अफेक्टेड चाइल्ड है। जो फीमेल अगर है तो कैरियर की तरह काम करती है। दिस इज द again affected child, this is a half character from affected form, and this is the character जिसमें affected completely affected child है। अगर किसी डिजीज को का इनहेरिटेंस हम देखें तो, या एनी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स को हम देखें तो, ये Sutton and Boveri supported Mendel's observation and stated that chromosomes are carrier of genes. Chromosomes occur as homologous pair. Two alleles of genes are located on homologous pairs of chromosomes. Homologous chromosomes separate during meiosis, यहाँ पर during the process of gamete formation, and the chromosomes, ये spelling यहाँ पे mistake है, chromosomes segregate and assort independently. During fertilization, gametes combine and produce offsprings with a diploid number of chromosomes similar to the parent. ये जो नए जनरेशन्स आ रहे हैं, इनमें कैरेक्टर्स कहीं से उड़ के नहीं आ रहे हैं। नए कॉम्बिनेशंस भी पेरेंट्स में प्रेजेंट तो हैं ही, वहीं से आते हैं। हो सकता है नए कॉम्बिनेशंस में दिखें। मॉर्गन एक्सटेंसिवली वर्कड आउट ऑन फ्रूट फ्लाइज, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर, and provided experimental evidences to support the chromosomal theory of inheritance. कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक हो गए। सो विद दिस एंड्स द मेंडलिज्म, एंड अब हम मेंडलिज्म के जो बेसिक चीजें हैं वो हम देख चुके हैं। अगले वीडियो में हम देखेंगे वेरिएशंस के बारे में। आई होप इट मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। मेंडलिज्म मस्ट बी वेरी क्लियर टू यू। अभी तक आपको काफी क्लियर होगा। Do like, share and subscribe the channel. Help me to propagate it to help the other students. अपने friends को बताइए। Liking, sharing and subscribing में कोई पैसा नहीं लगना है, और बेल आइकन जरूर हिट कीजिए अगले आने वाले नोटिफिकेशंस के लिए, जो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए।